हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम सोशल साइंस के कुछ प्रीवियस ईयर प्रश्नों पर डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप लोग वीडियो पर कंटिन्यू बने रहिएगा। अब देखिएगा, इसमें पहला वाला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्यों का संयोजन, यानी निम्नलिखित में से तो कौन सा राज्यों का संयोजन जो है तो त्रिविभाजन संघर्ष में शामिल था। यानी कौन सा राज्यों का संयोजन जो है तो त्रिविभाजन संघर्ष में शामिल था। तो पहला है कि राष्ट्रकूट, पाल, गुर्जर और प्रतिहार, यानी ये जो है संयोजन त्रिविभाजन संघर्ष में शामिल था। या सेकंड वाला देखिएगा कि पाल, चोल, गुर्जर और प्रतिहार ये शामिल था। या अगला है कि चोल, राष्ट्रकूट और पाल ये शामिल था। या नेक्स्ट देखिएगा कि पाल, पल्लव तथा राष्ट्रकूट ये भी जो है शामिल था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि राज्यों का संयोजन जो त्रिविभाजन संघर्ष में शामिल था तो वो था राष्ट्रकूट, पाल, गुर्जर तथा प्रतिहार। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा कि गणितज्ञ तथा खगोल शास्त्री आर्यभट्ट जो थे तो ये गणितज्ञ तथा खगोल शास्त्री थे। तो इन्होंने आर्यभट्टियम नामक पुस्तक निम्नलिखित भाषाओं में से किसमें लिखी। इनकी एक पुस्तक थी आर्यभट्टियम। तो आर्यभट्ट ने आर्यभट्टियम नामक पुस्तक जो लिखा है तो किस भाषा में लिखा है। तो पहला है कि इन्होंने पाली भाषा में लिखा है। या अगला है कि संस्कृत भाषा में लिखा है। या नेक्स्ट देखिएगा कि प्राकृत भाषा में लिखा है। या अगला है कि हिंदी भाषा में लिखा है। तो आर्यभट्टियम नामक पुस्तक आर्यभट्ट ने किस भाषा में लिखा है। तो आर्यभट्टियम नामक पुस्तक आर्यभट्ट ने इसे लिखा है संस्कृत भाषा में। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा 9वीं शताब्दी की मंदिर स्थापत्य कला का हिस्सा था। यानी कौन सी जो है तो 9वीं शताब्दी की मंदिर स्थापत्य कला का हिस्सा था। तो पहला है कि सजावटी द्वार, ये 9वीं शताब्दी की मंदिर स्थापत्य कला का हिस्सा था। या नेक्स्ट देखिएगा कि रंगशाला यानी नृत्य प्रस्तुत करने की जगह को रंगशाला कहा जाता था। तो ये जो है 9वीं शताब्दी की मंदिर स्थापत्य कला का हिस्सा था। या अगला है कि यज्ञवेदी यानी पवित्र मंत्रों का उच्चारण करने की जगह को तो यज्ञवेदी कहा जाता था। तो ये था। या नेक्स्ट देखिएगा कि हवन कुंड, यानी जहाँ पर वर्ग पिरामिडाकार कुंड जिसमें अग्नि प्रज्वलित की जाती थी तो ये था। तो 9वीं शताब्दी में देखिएगा कि 9वीं शताब्दी में मंदिर स्थापत्य कला का हिस्सा तो वो था सजावटी द्वार। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा कि कुछ आरंभिक हिंदू मंदिरों में एक हॉल होता था जहाँ लोग इकट्ठा हो सकते थे। इस स्थान को कहा जाता था। कुछ आरंभिक हिंदू मंदिरों में तो एक हॉल होता था, यानी एक बड़ी जगह होती थी, बड़ा कमरा होता था, तो जहाँ पे कुछ लोग इकट्ठा हो सकते थे तो उस स्थान को क्या कहा जाता था। तो पहला है कि उस स्थान को ग्राम भोज का कहा जाता था। या उस स्थान को देखिएगा कि गर्भगृह कहा जाता था। या प्रदक्षिणा पथ कहा जाता था उस स्थान को। या मंडप कहा जाता था। तो कुछ आरंभिक हिंदू मंदिरों में एक हॉल होता था जहाँ लोग इकट्ठा हो सकते थे तो उस स्थान को कहा जाता था मंडप। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा कि गजनी में सुल्तान महमूद द्वारा सोमनाथ मंदिर को नष्ट करने के पीछे कौन सा मुख्य कारण था। गजनी में सुल्तान महमूद द्वारा तो सोमनाथ मंदिर को नष्ट करने के पीछे का कौन सा मुख्य कारण था। तो पहला है कि उसे मंदिर की वास्तुकला पसंद नहीं थी, यानी उसे मंदिर की वास्तुकला पसंद नहीं थी इसलिए सोमनाथ मंदिर को नष्ट करने का कारण था। या उसने इस्लाम के महान नायक के रूप में श्रेय लेने की कोशिश की इसलिए सोमनाथ मंदिर को नष्ट करने के पीछे का कारण था। या अगला है कि वह किसी अन्य उद्देश्य के लिए मंदिर का प्रयोग करना चाहता था, ये कारण था सोमनाथ मंदिर नष्ट करने का। या अगला है कि वह वहाँ एक महल बनाना चाहता था, ये कारण था। तो देखिएगा कि सोमनाथ मंदिर को गजनी के सुल्तान महमूद गजनवी द्वारा सोमनाथ मंदिर को नष्ट करने के पीछे का जो कारण था
तो ये था कि उसने जो है इस्लाम के महान नायक के रूप में श्रेय लेने की कोशिश की। उसने इस्लाम के महान नायक के रूप में श्रेय लेने की कोशिश की, इसीलिए जो है इन्होंने सोमनाथ मंदिर को नष्ट करने के पीछे का कारण था। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। अब अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली के सुल्तानों के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रशासनिक भाषा थी। दिल्ली के सुल्तानों के शासनकाल में तो निम्नलिखित में से जो है तो एक कौन सी प्रशासनिक भाषा थी। तो पहली है कि ये फारसी, यानी फारसी प्रशासनिक भाषा थी, या अगला है कि उर्दू, या नेक्स्ट देखिएगा कि हिंदी ये प्रशासनिक भाषा थी, या अगला है कि अरबी ये प्रशासनिक भाषा थी। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा कि दिल्ली के सुल्तानों के शासनकाल में जो एक प्रशासनिक भाषा थी तो वो थी फारसी। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि स्वतंत्रता के तुरंत बाद भारत द्वारा निम्नलिखित में से किस समस्या का सामना नहीं किया गया। यानी स्वतंत्रता के तुरंत बाद तो भारत द्वारा निम्नलिखित में से किस समस्या का सामना नहीं किया गया। तो पहला है कि राजाओं द्वारा शासित राज्यों को भारतीय संघ में सम्मिलित करने का सामना नहीं किया गया, सम्मिलित करने का प्रयास, तो इसका सामना नहीं किया गया स्वतंत्रता के तुरंत बाद। या अगला है कि आर्थिक विकास, इस समस्या का सामना नहीं किया गया स्वतंत्रता के बाद भारत को। या पाकिस्तान से आने वाले शरणार्थी, इन समस्या का सामना नहीं करना पड़ा भारत को। या भारत पाकिस्तान और ग्रेट ब्रिटेन में समान, इसका जो है इस समस्या का सामना भारत को स्वतंत्रता के तुरंत बाद नहीं करना पड़ा। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ कि भारत पाकिस्तान और ग्रेट ब्रिटेन में समान, यानी इस समस्या का जो है सामना भारत को स्वतंत्रता के तुरंत बाद नहीं करना पड़ा। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा कि यह किसने लिखा है कि रजिया अपने भाइयों में से कहीं अधिक योग्य तथा सक्षम थी। रजिया सुल्तान जो थी तो ये प्रथम महिला मुस्लिम शासिका थी। रजिया सुल्तान तो ये प्रथम महिला मुस्लिम शासिका थी। तो इसमें कहा किया गया है कि किसने लिखा है कि रजिया सुल्तान जो थी तो अपने भाइयों से कहीं अधिक योग्य तथा सक्षम थी। तो पहला है कि अलबरूनी ने लिखा है कि रजिया सुल्तान जो थी तो अपने भाइयों से अधिक योग्य तथा सक्षम थी, या बदायूनी ने, या मिनहाज ए सिराज ने, या जियाउद्दीन बर्नी ने। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड कि मिनहाज ए सिराज ने, यानी मिनहाज ए सिराज ने लिखा है कि रजिया अपने भाइयों से कहीं अधिक योग्य तथा सक्षम थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा कि दक्षिण भारत में नमक सत्याग्रह के एक वयोवृद्ध राष्ट्रवादी नेता निम्नलिखित में से कौन थे। दक्षिण भारत में नमक सत्याग्रह जब आंदोलन हुआ तो उनमें एक वयोवृद्ध नेता, राष्ट्रवादी नेता निम्नलिखित में से कौन थे। तो पहला है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ये थे, या सी राजगोपालाचारी ये थे, या पोट्टी श्री रामुलु ये थे, या फोर्थ है कि महात्मा गांधी थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि सी राजगोपालाचारी जो हैं तो ये दक्षिण भारत में नमक सत्याग्रह के आंदोलन में एक वयोवृद्ध राष्ट्रवादी नेता थे। तो सी राजगोपालाचारी इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से किसे दिल्ली के सुल्तान की प्रशंसा में एक संस्कृत प्रशस्ति पत्र दिया गया है। किसे दिल्ली के सुल्तान की प्रशंसा में तो एक संस्कृत प्रशस्ति पत्र दिया गया है। तो पहला है कि इल्तुतमिश को, यानी इल्तुतमिश को तो दिल्ली के सुल्तान की प्रशंसा में प्रशस्ति पत्र दिया गया है, या गयासुद्दीन बलबन को दिया गया है, या देखिएगा अलाउद्दीन खिलजी को दिया गया है, या नेक्स्ट है कि फिरोज शाह तुगलक को दिया गया है। तो दिल्ली के सुल्तान की प्रशंसा में एक संस्कृत प्रशस्ति पत्र जो दिया गया है तो वो दिया गया है अलाउद्दीन खिलजी को दिया गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। अब अगला क्वेश्चन है कि ब्रिटिश ने सन 1927 में भारत अपनी अगुवाई में साइमन कमीशन भेजा जिसका विरोध किया गया, क्योंकि तो इसका विरोध क्यों किया गया देखिए
कि इस आयोग में अंग्रेजों की अपेक्षा भारतीय प्रतिनिधियों की संख्या ना के बराबर थी, इसलिए इसका विरोध किया गया। या अगला है कि इसमें कोई भी भारतीय महिला प्रतिनिधि नहीं थी। या नेक्स्ट देखिएगा कि इसमें केवल अंग्रेजी पढ़े लिखे भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल किया गया था। या अगला है कि इस आयोग में कोई भारतीय प्रतिनिधि नहीं था, इसलिए इसका विरोध किया गया। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 कि इस आयोग में कोई भारतीय प्रतिनिधि नहीं था। अब अगला क्वेश्चन देखिए कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में दांडी यात्रा को किसकी शुरुआत माना जाता है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में तो दांडी यात्रा को किसकी शुरुआत माना जाता है। तो देखिए कि स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत माना जाता है, या होम रूल आंदोलन का शुरुआत माना जाता है, या भारत छोड़ो आंदोलन का शुरुआत माना जाता है, या सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुरुआत माना जाता है। तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में दांडी यात्रा को सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत माना जाता है। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा कि ज्योतिबा राव फुले ने अपनी पुस्तक गुलामगिरी को निम्नलिखित में से किन्हें समर्पित किया। ज्योतिबा राव फुले ने जो है तो इनकी एक पुस्तक थी गुलामगिरी, तो इसमें देखिएगा कि इन्होंने किसे समर्पित किया है। तो देखिए पहला है कि उन भारतीयों को जिन्होंने भारतीय स्वाधीनता संग्राम में भाग लिया, यानी ज्योतिबा राव फुले ने अपनी पुस्तक गुलामगिरी तो उन भारतीयों को समर्पित किया है जिन्होंने भारतीय स्वाधीनता संग्राम में भाग लिया। या अगला है कि उन भारतीय सैनिकों को जो द्वितीय विश्व युद्ध में मारे गए, उन्हें जो है इन्होंने समर्पित किया है गुलामगिरी नामक पुस्तक। या अगला है कि उन अमेरिकियों को जिन्होंने गुलामों को मुक्ति दिलाने के लिए अमेरिकी गृह युद्ध में भाग लिया। ज्योतिबा राव ने अपनी पुस्तक गुलामगिरी तो उन अमेरिकियों को समर्पित किया है जिन्होंने गुलामों को मुक्ति दिलाने के लिए अमेरिकी गृह युद्ध में भाग लिया। या उन महिलाओं को जिन्होंने ब्रिटेन में नारी मताधिकार आंदोलन में भाग लिया। तो देखिएगा कि जो है ज्योतिबा राव फुले ने अपनी पुस्तक गुलामगिरी तो उन अमेरिकियों को समर्पित किया है जिन्होंने गुलामों को मुक्ति दिलाने के लिए अमेरिकी गृह युद्ध में भाग लिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि गुलामगिरी नामक पुस्तक इनमें से किसने लिखी। तो अभी आपने पिछले क्वेश्चन में देखा तो गुलामगिरी नामक पुस्तक जो है तो ज्योतिबा राव फुले ने लिखा है। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा कि एक शिलालेख में कहा गया है कि दिल्ली के सुल्तान को खुदा के द्वारा चुना गया है। एक शिलालेख में कहा गया है कि दिल्ली के सुल्तान को खुदा के द्वारा चुना गया है क्योंकि उसमें मोसिम तथा सोलोमन, तो उसमें देखिए दिल्ली के सुल्तान में मोसिम तथा सोलोमन जैसे गुण विद्यमान हैं। तो दिल्ली का वह सुल्तान कौन था जिसमें जो है मोसिम तथा सोलोमन नामक गुण विद्यमान है। तो वह दिल्ली का सुल्तान कौन था। तो पहला है कि सिकंदर लोदी था, या फिरोज शाह तुगलक था, या बलबन था, या देखिए कि अलाउद्दीन खिलजी था। तो एक शिलालेख में कहा गया है कि दिल्ली के सुल्तान को खुदा द्वारा चुना गया है क्योंकि उसमें मोसिम तथा सोलोमन जैसे गुण विद्यमान है। तो वो दिल्ली का सुल्तान जो था तो वो था अलाउद्दीन खिलजी। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि सूफी मत के अनुसार खानकाहों से अभिप्राय है। सूफी मत के अनुसार तो खानकाहों से क्या अभिप्राय है। तो पहला है कि वे स्थान जहाँ सूफी संत बैठकों का आयोजन करते थे। या अगला देखिएगा कि एक विशेष प्रकार का गाना या नाम का गुणगान करना या नीति कथाओं पर चर्चा करना। तो सूफी मत के अनुसार खानकाहों से अभिप्राय तो ये है कि वह स्थान जहाँ सूफी संत बैठकों का आयोजन करते थे। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अब अगला क्वेश्चन देखिए कि शाहजहाँ द्वारा दीवाने आम बनवाने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन उपयुक्त है। शाहजहाँ द्वारा तो दीवाने आम बनवाने के लिए तो कौन सा कथन उपयुक्त होगा।
तो पहला है कि प्रजा में संतोष बेहतर शासन में सहायता करता है, ये कथन सबसे उपयुक्त है। या अगला है कि अपराध की दर को नियंत्रित करना आवश्यक था, ये कथन सबसे उपयुक्त होगा। या नेक्स्ट देखिएगा कि ताजमहल का सफ़ेद संगमरमर शांति का प्रतीक है। या अगला है कि राजा का न्याय छोटे बड़े को एक समान मानता, यानी ये कथन सबसे उपयुक्त होगा। तो इसका जो है शाहजहां द्वारा दीवाने आम बनवाने के संदर्भ में जो सबसे सही कथन उपयुक्त होगा तो ये होगा कि प्रजा में संतोष बेहतर शासन में सहायता करता है। प्रजा में जो है तो संतोष बेहतर शासन में सहायता करता है, तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब अगला देखिएगा हैजियोग्राफी संबंधित है, तो हैजियोग्राफी किस चीज़ से संबंधित है। तो पहला है ये संत के जीवनी लेखन से, यानी हैजियोग्राफी जो संबंधित है तो ये संतों के जीवनी लेखन से संबंधित है, या शासन के आत्मकथा लेखन से संबंधित है, या संत के आत्मकथा लेखन से संबंधित है, या शासक के जीवनी लेखन से संबंधित है। तो हैजियोग्राफी का संबंध जो है तो वो संत के आत्मकथा लेखन से है, तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। अब अगला क्वेश्चन देखिए कि मुगल वास्तुशिल्प मिश्रण है। तो मुगल वास्तुशिल्प किस चीज़ का मिश्रण है कि तुर्की व अफ़गान शैलियों का मिश्रण है, यानी मुगल वास्तुशिल्प जो मिश्रण है तो ये तुर्की और अफ़गान शैलियों का मिश्रण है, या तुर्की व फारसी शैलियों का मिश्रण है, या अरब व भारतीय शैलियों का मिश्रण है, या फारसी व भारतीय शैली का मिश्रण है। तो मुगल वास्तुशिल्प मिश्रण, तो ये मिश्रण है फारसी व भारतीय शैलियों का, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि शास्त्रीय नृत्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। शास्त्रीय नृत्यों के संबंध में तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है कि कथकली कथक शैली का शास्त्रीय रूप है, ये कथन सत्य है। या अगला है कि कथक जो है शैली को शास्त्रीय नृत्य के रूप में मान्यता केवल स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात मिली, यानी ये कथन सही है, कथक शैली को शास्त्रीय नृत्य के रूप में मान्यता केवल स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात मिली। या अगला है कि यह लोक नृत्यों से सदा श्रेष्ठ होते हैं, ये कथन सत्य है। या शास्त्रीय नृत्यों को के 8 मान्य रूप हैं, ये कथन सत्य है। तो देखिएगा कि कौन सा कथन शास्त्रीय नृत्यों के संबंध में सबसे सही कथन जो है तो वो ये है कि शास्त्रीय नृत्यों के 8 मान्य रूप हैं, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ।